नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 12 जून को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उनके आवास पर भी भेजी थी और उनको ईमेल से भी चिट्ठी भेजी गई थी। इस चिट्ठी में दावतनामा था। उनसे कहा गया था कि आइए, तशरीफ लाइए और जरा बताइए और समझाइए हमें भी और देश को भी कि महाराष्ट्र में या हरियाणा में कौन सी मैच फिक्सिंग हुई है। 6 या 7 जून को राहुल गांधी ने देश के 16 अलग-अलग अखबारों में 13 भाषाओं में एक ही लेख लिखा था, जिसका शीर्षक ही था मैच फिक्सिंग। यानी मैच फिक्सिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग चुनाव में मत कुछ फिक्स करते हैं, कुछ मिली-भगत करते हैं। पता नहीं, उनकी भाषा में कहें तो कुछ नमक, मिर्च, मसाला कुछ और मिलाते होंगे और फिर पूरे देश के सामने नतीजा परोस देते हैं कि सब नतीजा ये आया है। जिन प्रदेशों में नतीजे आते हैं, जिन प्रदेशों के नतीजे आते हैं, उस प्रदेश की जनता को भी कोई शिकायत नहीं है। वहां की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को, उनके नेताओं को भी कोई शिकायत नहीं है। यहां तक के कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट होते हैं बूथों पर, या जो उनके पार्टी पदाधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो वो इसकी शिकायत तभी करते कि फला कॉन्स्टिट्यूंसी में फला बूथ पर ये गड़बड़ी हुई है। एक बहुत ही तयशुदा परिपाटी है, एक प्रक्रिया है और बिना किसी पार्टी के एजेंट के सिग्नेचर किए ईवीएम हो या इससे पहले मतपेटियां हो, वो सीलबंद ही नहीं होती हैं। कितने वोट पड़े हैं, कितने वो मशीन शो कर रही है, ये सारा कुछ उसी समय पता लग जाता है। लेकिन एक कहावत है पुरानी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और एक और बड़ा मशहूर एक जुमला है, जुमले शब्द से इनका बड़ा लगाव है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेंकू, जुमलेबाज और पता नहीं क्या-क्या बताते रहते हैं। और इनकी चिढ़ की वजह भी हम और आप बहुत अच्छे तरीके से अब तो समझ ही सकते हैं कि कितनी चोट खाए हुए हैं और कितने चुनाव हारे हुए हैं। और खास तौर से जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से तो ये 90 से ज्यादा विधानसभा के चुनाव अलग-अलग राज्यों में हार चुके हैं और 3 लोकसभा चुनाव हमारे सामने हैं जो हार चुके हैं। तो वो जुमला जो मैं बता रहा था वो ये था कि धूल तो अपने चेहरे पर थी और यानी खुद पार्टी को, संगठन को, वर्कर्स को, नेताओं को समय देना नहीं है। उनके साथ बैठ कर के चुनावी रणनीति बनानी नहीं है। राज्यों में उतना समय देना नहीं है, जितना समय भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेकर के और टॉप लेवल तक का कार्यकर्ता, नेता और जो जिसको कहते हैं डिसाइसिव, जो उनका टॉप लीडरशिप है, वो देती है। और किस तरह की लगातार मीटिंग्स होती हैं, रणनीतियां बनती हैं, उनको जमीन पर उतारने की कोशिश की जाती है। किस राज्य में क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है और पिछले चुनाव में किन-किन कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या-क्या कमियां रह गई थी, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको हम टच नहीं कर पाए, जिनको टच करना जरूरी है।
उस पर गहन मंथन होता है, उनकी मीटिंग्स होती हैं। तो राहुल गांधी को वो तो करना नहीं है। जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, वहां ये 4, 5, 6 महीने पहले आना-जाना शुरू करते हैं। और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है जो इनको सुपर हीरो की तरह हाथों हाथ लेता है, कवरेज देता है। ये जो भी कहते हैं उसको एज इट इज प्रसारित करता है। भाई 5-6 महीने में तो आप किसी राज्य से रिजल्ट ले नहीं सकते और दे नहीं सकते। कौन आप पर यकीन करेगा? और जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें लोगों ने बनवाई भी हैं, वहां जो वादे किए गए थे वो वादे आपने फुलफिल किए नहीं है। हिमाचल में इनकी बहन जी कह आई थी कि 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी सरकार बनने के बाद। जब शपथ समारोह हुआ उसके बाद मीडिया ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछ लिया। उन्होंने कहा कि छोटा सा राज्य है, 1 लाख नौकरियों की बात हम कैसे कर सकते हैं। वो तो आजकल चूंकि डिजिटल जमाना है, सब कुछ वायरल हो जाता है, वीडियो भी हैं और लोगों ने वो सोशल मीडिया पर डाल दिया जो प्रियंका वाड्रा ने जनसभा में कहा था। अब सुक्खू क्या करें? ये कहकर के उन्होंने किसी तरीके से जान बचाई, फेस सेविंग की, कि साहब 1 लाख रोजगार देने की बात हुई होगी, सरकारी नौकरियां इतने छोटे स्टेट के पास कहाँ होती हैं। अलग अलग राज्यों में जितने सब्जबाग ये दिखाते रहे वो भी पूरे नहीं कर पाए, वादे पूरे नहीं कर पाए। अभी कर्नाटक में कुछ कहने को इन्होंने घोषणाओं के बारे में कहा कि हमने वो पूरी कर दी हैं। अब वो कितनी पूरी हुई है कितनी नहीं हुई है ये तो कर्नाटक की जनता बताएगी। लेकिन महाराष्ट्र में हारने के बाद से वैसे तो ये चुनाव दर चुनाव लगभग सभी राज्यों में जिन जिन में ये लगातार हारते जा रहे हैं और जनता इनको नहीं चुन रही है, वहां को लेकर के ये चुनाव आयोग पर भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी, बीजेपी के नेतृत्व पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लगातार हमले करते रहे हैं या करवाते रहे हैं। अपने प्रवक्ताओं के जरिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए, जो एक पूरी इनकी आईटी सेल है उसके जरिए, मीडिया डिपार्टमेंट के जरिए, और कई बार तो इस स्तर से भी नीचे उतर करके ऐसे ऐसे कार्टून और ऐसे ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट चित्र जारी करते हैं प्रधानमंत्री तक के। देख करके हैरानगी होती है कि क्या ये पार्टी वाकई 55-60 साल तक देश पर शासन कर चुकी है? क्योंकि इनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही तो हम नहीं जीत पा रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं, वो जो कभी इनका वोट बैंक हुआ करता था उसके लिए वास्तव में जमीन पर काम कर रहे हैं। घर देने हो, रसोई गैस कनेक्शन देना हो, बिजली का कनेक्शन देना हो, शौचालय बनवाना हो, आयुष्मान योजना हो, तमाम चीजें तो वो दे रहे हैं उनको। तो आंखों की किरकिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग दोनों बने हुए हैं, और चुनाव आयोग जानबूझ करके, क्योंकि इनको भी पता है कि भारतीय इलेक्शन कमीशन जो है वो तटस्थता, स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया में उसकी एक साख है। लेकिन ऐसी ही संवैधानिक संस्थाओं की साख को तो बट्टा लगाना है, उनको बदनाम करना है। तभी तक तो इनकी जान बची रहेगी जब तक ये मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को भी भ्रमित रखेंगे कि साहब मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, ये तो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत का नतीजा है। अब इन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट उठाए हैं उस लेख में भी और उस लेख से पहले भी। अब ये कहते हैं कि साहब देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 8%
मतदाता बढ़ गए। वैसे देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया है और अपने ही अंदाज में दिया है, ये कहते हुए कि झूठ बोले कौवा काटे। और उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें ये कहा है कि महाराष्ट्र में 25 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर्स 8% से ज्यादा बढ़े हैं। केवल उनके विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बढ़े हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जानबूझ करके मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ये उड़ाया कि 8% मतदाता बढ़ गए। फडणवीस ने कहा कि 25 सीटों विधानसभा क्षेत्रों में बढ़े हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर होता कि आप ये पोस्ट करने से पहले अपने पार्टी सहयोगियों असलम शेख, विकास ठाकरे, नितिन राउत जैसे लोगों से बात कर लेते। कम से कम कांग्रेस के भीतर संवाद की इतनी बड़ी कमी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं होती। और फडणवीस ने वो सीटें गिनाई जहां पर 8% से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी नागपुर में वोटर्स में 7% की वृद्धि हुई, वहां से कांग्रेस के विकास ठाकरे जीते हैं। उत्तर नागपुर में 7% की वृद्धि हुई, यहां से कांग्रेस के नितिन राउत जीते हैं। पुणे में वडगांव शेरी में 10% की बढ़ोतरी हुई, वहां से शरद पवार गुट के बापू पठारे ने जीत दर्ज की है। और मुंब्रा में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, वहां भी शरद पवार के करीबी जितेंद्र आव्हाड जीते हैं। तो चुनाव आयोग ने इनको चिट्ठी कब लिखी थी, मेल कब की थी? ये जानकारी मिली है कि 12 जून को इनको चिट्ठी लिखी गई और ये कहा गया कि आप जो ये मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, अखबारों में भी ये अपना लेख प्रकाशित करके, और इससे एक तरीके से आप चुनाव आयोग पर गंभीर एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जरा आइए और आकर के हमें समझाइए, हमें बताइए कि कौन सी मैच फिक्सिंग हो रही है, कैसे हो सकती है, जरा ये भी बताइए। जो चुनाव आयोग ने लेटर लिखा है उसमें क्या लिखा गया है, उसकी भाषा ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी को एक तरीके से चुनाव आयोग ने अपने लेटर में ही बहुत तगड़ा जवाब दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि भारत की संसद के पारित इलेक्ट्रोल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज आयोजित की जाती है। इसमें ईसी के नियुक्त यानी चुनाव आयोग के नियुक्त 1,186 से ज्यादा बीएलओ खंड अधिकारी, 288 इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग ऑफिसर। क्योंकि 288 विधानसभा सीटें हैं तो 288 रिटर्निंग ऑफिसर। और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल होते हैं चुनाव की प्रक्रिया में। इसमें कांग्रेस के ही अकेले 28,421
एजेंट शामिल हैं। तो चुनाव आयोग ने पूछा है कि जरा समझाइए, इतनी सख्ती के साथ सारी चीजों को लागू करके हम चुनाव करवा रहे हैं, नतीजे डिक्लेयर किए जाते हैं, हर स्तर पर जांच पड़ताल होती है, ठोक बजा करके सबके सिग्नेचर लिए जाते हैं, और आप बड़ी आसानी से मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। तो जरा आ जाइए, आकर के हमें समझाइए। 12 जून को ये चिट्ठी लिखी गई थी ना, अभी तक भी कांग्रेस इसको दबाए पड़ी है। इस चिट्ठी के बारे में, इस मेल के बारे में मीडिया में कुछ नहीं बताया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और राहुल गांधी की तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इन्होंने ईवीएम को लेकर के भी काफी प्रोपेगेंडा किया था, एक पूरा एजेंडा चलाया गया था। ये जो पूरा इकोसिस्टम है, वामपंथी, कांग्रेसी, ये जो लुटियन मीडिया है, इसने एक बहुत महाअभियान छेड़ा था कि साहब ये जो पुरानी परिपाटी है, पुराने तौर तरीके हैं, मतपत्र से ही मत पेटी में वोट डाले जाएं। 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसमें कम से कम 70 करोड़ 80 करोड़ तो मतदाता होंगे ही, 90 करोड़ तो मतदाता होंगे ही। कितने दिनों तक वो चलेगा, और अतीत में किस तरह मतपेटियां लूटी जाती थी और किस तरह बूथ कैप्चरिंग होती थी, ठप्पे लगा करके जीते जाते थे चुनाव, वो सबकी स्मृतियों में है। ये चाहते हैं कि देश को फिर से 18वीं सदी में लेकर के जाया जाए, या 1947 की तरफ लेकर के जाया जाए, आगे ना बढ़ा जाए। उदाहरण देते हैं कि कई पश्चिमी देश जो हैं वो ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, वहां फिर से मतपत्र आ गए हैं। तो जरा ये बताएं कि उनकी आबादी कितनी है, उनका क्षेत्रफल कितना है और हमारा कितना है। और बाकी छोड़ दीजिए, जब आप किसी राज्य में चुनाव जीतते हैं और अपना भी चुनाव जीतते हैं, रायबरेली से, वायनाड से, या आपकी बहन जी जीत करके आती हैं वायनाड से, तब ईवीएम के चरित्र पर इनको कोई संदेह नहीं होता है। किसी राज्य में इनको जनादेश मिल जाता है, मुख्यमंत्री शपथ लेता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां है जहां चुनाव हारते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेंगे, और कब तक अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को और जनता को भ्रम में डालेंगे, और दुनिया में भी हमारी चुनाव प्रक्रिया प्रणाली को बदनाम करते रहेंगे। वही जो शुरू में कहा था, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब देखते हैं चुनाव आयोग के बुलावे पर ये कब जाते हैं, जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।